नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन पोद्दार और बात करते हैं टॉप बिजनेस न्यूज़ की। सबसे पहली न्यूज़ आई दमानी के लिए। जी हाँ, राधा कृष्ण एस दमानी जो कि वर्ल्ड के 98th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय ब्लूमबर्ग। उनकी जो टोटल वेल्थ है वो हो गई है $19.2 बिलियन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं टॉप 100 के अंदर कौन कौन से इंडियंस आते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें एक नाम तो हमें सबको पता है, दैट इज़ द मुकेश अंबानी। उसके अलावा गौतम अडानी, अजीम प्रेमजी, उसके बाद शिव नडार एचसीएल टेक्नोलॉजी के, और लक्ष्मी मित्तल जो कि स्टील किंग के नाम से जाने जाते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा राधा कृष्ण एस दमानी की। तो इन्होंने डीमार्ट को सेटअप किया था 2002 में, और उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021 तक, इवन कोविड के दौरान भी जो इनका ये प्रोडक्ट है डीमार्ट, इसके अंदर डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली। डीमार्ट जो बेसिकली एक तरह से ग्रोसरीज के अंदर एंड नंबर ऑफ रिटेल प्रोडक्ट्स में डील करता है, इसकी अगर मैं बात करूं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की प्रॉफिट्स के अंदर, तो वो रही है 56% और सेल्स के अंदर 36% फ्रॉम 2008-9। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये भी चर्चा का विषय भी रहे थे, क्योंकि इन्होंने 1000 करोड़ रुपए की एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदी थी अपने रहने के लिए, मालाबार हिल्स मुंबई के, जो कि एक सबसे पॉश एरिया माना जाता है। और ये इधर में रिसेंट ईयर्स में सबसे बिगेस्ट डील रही है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। तो दमानी क्या ये नेक्स्ट अंबानी बन सकते हैं, देखने वाली बात रहेगी। इसके बाद नेक्स्ट आई शी पुट्स वेल्थिएस्ट सिटीजन्स ऑन नोटिस। देखिए, चाइना की कुछ भी बात करिए, लेकिन कुछ तो बातें हैं उसके अंदर अलग। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अभी चाइना के जो वेल्थिएस्ट सिटीजन्स हैं अब उनको रडार पर ले लिया है। अभी एक ट्यूसडे को मीटिंग कंडक्ट की गई, जिसके अंदर एक टारगेट रखा गया, एजेंडा रखा गया कि कैसे कॉमन प्रोस्पैरिटी को प्रमोट किया जाए, कैसे इनकम को रेगुलेट किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन उसका इंश्योर किया जाए, ताकि जो एक इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बहुत बढ़ गया है चाइना के अंदर, उसको जो है रिड्यूस किया जा सके। देखिए, 2012 के अंदर जब से शी जिनपिंग ने ऑफिस संभाला है, तब से ही उनका जो मेन एजेंडा रहा है वो रहा है कि कैसे पॉवर्टी को एंड करना है और किस तरीके से मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी बनानी है। मॉडरेटली प्रोस्पेरस सोसाइटी मतलब हर किसी के पास हो, ये नहीं है कि कुछ लोगों के पास ही सारा धन पड़ा हुआ और कुछ लोग ऐसे हैं कि उनके पास खाने के लिए भी नहीं है। तो ये उनकी पार्टी का मेन एजेंडा रहा है, और इसी के लिए उन्होंने एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है बनाई, और उसके अंदर एक अपना विजन रखा और कैसे उस गोल्स को अचीव करना है, इसके ऊपर डिस्कशन अभी मंगलवार को हुआ। इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि बेसिकली चांसेस हैं कि अब प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस टैक्स लाया जा सकता है। प्रॉपर्टी टैक्स बेसिकली वेल्थ टैक्स की तरह होगा। इनहेरिटेंस टैक्स क्या होता है कि अगर डेथ के बाद प्रॉपर्टी उनके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर होती है तो उसके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगेगा। और अभी हमने रिसेंटली देखा था कि बीजिंग के अंदर नए रूल्स भी आए थे, जिसके अंदर इंटरनेट कंपनीज के ऊपर जो है बहुत ज़बरदस्त तरीके से धावा बोला गया था, और कहीं ना कहीं उसके बाद उनके जो शेयर्स है उसके अंदर 40-50% का गिराव देखने को मिला था। एक तो ये नज़रिया है, अगर अभी मैंने आपको ये जो रिपोर्ट बताई पूरी की पूरी इस हिसाब से कि ये चाइनीज़ प्रेसिडेंट बहुत अच्छा। अब जरा दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, चाइना के अंदर कहीं ना कहीं अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें, जैसे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो होती है ना, उसे हमेशा खतरा होता है कहीं ना कहीं रिच लोगों से। क्यों? क्योंकि जिनके पास फंड्स हैं वो देश के अंदर किसी भी आंदोलन को फंड्स प्रोवाइड कर सकते हैं, और उनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को कभी भी खतरा बन सकते हैं। येस और नो? अभी हमने ये चीज़ जो है वहाँ पे जैक मा के केस में भी देखी, कैसे उनकी वेल्थ जो है रातों रात कितनी इरोड कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ठीक है, आप पॉवर्टी को हटाना चाहते हैं एंड ऑल, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, हर पॉलिटिशियन का ले दे के एजेंडा होता है वर्ड्स के अंदर। लेकिन दूसरा एजेंडा भी अगर डाउन द लाइन देखा जा सकता है, वो ये कि भाई कोई ऐसा ग्रुप ना वहाँ पर डेवलप हो जाए जो कल दिन इनकी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है फंडिंग करना शुरू कर दे, और वहाँ पर डेमोक्रेसी की डिमांड जो है आनी शुरू हो जाए। क्योंकि जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, वो बेसिकली एक कानून ला चुके हैं कि जब तक वो डेथ नहीं हो जाती तब तक वही प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। तो इस तरह की चीज़ों को कल दिन कोई बोलना ना शुरू कर दे, उस पॉइंट ऑफ एंगल से भी अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अमीरों को दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि देखिए, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये अमीरी और गरीबी की खाई एकदम ख़त्म कर दे। यस, रिड्यूस की जा सकती है, लेकिन उसके पीछे पर्पस कितना जेन्युइन है ये कहीं ना कहीं आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा। इसके बाद सेमीकंडक्टर्स हु विल बाय द टिकट, इसके अंदर एक जोक क्रैक किया है, अगर आपको समझ में आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा सेमीकंडक्टर्स। देखिए, हुआ क्या है, पोस्ट कोविड जो है वर्ल्ड वाइड चिप्स की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि सभी सीधी सी बात है, वर्क फ्रॉम होम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स पे सब बेस हो रहा है, लैपटॉप्स की डिमांड बढ़ गई है, मोबाइल डिवाइसेस की, इंटरनेट कंपनीज की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो उसके अंदर जो चिप्स लगती हैं उसकी भी डिमांड अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और चिप्स का प्रोडक्शन वर्ल्ड लेवल पर जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है। उसके बहुत
सारे कारण रहे। अब हो क्या रहा है, इससे जो मोबाइल कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, इनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इन्हें झटका लग रहा है। इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि इंडिया के अंदर एक भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट नहीं है और कंप्लीटली हम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, और चाइना में कभी भी आंखें दिखाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सब कुछ हमारा ठप पड़ सकता है। अब इंडिया के अंदर प्रॉब्लम क्या रहा, देखिए 2007 के अंदर इंटेल ने सबसे पहले इंटरेस्ट शो किया कि वो हिंदुस्तान के अंदर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है सेमीकंडक्टर की सेटअप करना चाहता है, लेकिन वो फैक्ट्री उसने सेटअप की चाइना और वियतनाम के अंदर, क्योंकि उसका ये कहना था कि गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव्स थे वो अट्रैक्टिव नहीं थे। तो उस समय कहीं ना कहीं मैं कहूँगा यूपीए गवर्नमेंट का फेलियर, अगर वो सही रहता तो आज हमें जो है एक एटलीस्ट कुछ तो सेमीकंडक्टर की कोई तो एटलीस्ट यूनिट यहाँ लगी होती। चलिए 2013 के अंदर फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, दो मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को क्लियर किया। एक था जेपी ग्रुप का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा था 26,300 करोड़ की, और एक था बाय हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन जो कि सिमिलर इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, बट दोनों के पास प्रूफ ऑफ फंडिंग नहीं हो पाया, मतलब कहीं से कहाँ से वो इतना फंड अरेंज कर पाएंगे, उनके पास कुछ ऐसा नजरिया नहीं था, इसलिए वो भी ठंडे बिस्तर में चला गया। फिर 2020 के अंदर गवर्नमेंट ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला कि कौन हिंदुस्तान के अंदर अपनी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो है यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, लेकिन कोई ऐसा जो है कॉर्पोरेट से इंटरेस्ट देखने को नहीं मिला। अब अगस्त 2021 में, मतलब इसी महीने के अंदर, टाटा ग्रुप ने अनाउंस किया है कि वो सेमीकंडक्टर बिजनेस के अंदर जो है अपनी एंट्री कर रहा है। वो इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन प्लांट जो है यहाँ पे सेटअप करने जा रहा है। बट टाटा को ये सपने कहाँ से आ रहे हैं, क्या टाटा इसमें कितना कामयाब हो पाएगा, ये वाली बातें जो है चर्चा का विषय है। अगर मैं बात करूं जेल सिंजर जो कि बेसिकली इंटेल के सीईओ हैं, वो बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनके प्रोडक्शन प्लांट्स को बनाने के लिए। और वो जितने भी सेमीकंडक्टर्स के प्लांट लगाएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड, इंटेल जो लगाएगी वो सिर्फ अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं लगाएगी, थर्ड पार्टी कंजम्पशन के लिए भी होगा, मतलब इंटेल से जो खरीदना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो है टाटा ग्रुप को अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि टाटा ग्रुप क्या करना चाहता है, वो जो बिलियन ऑफ डॉलर्स की फंडिंग इंटेल दे रहा है उससे वो फंडिंग लेके इंडिया के अंदर जो है एक प्लांट सेटअप करना चाह रहा है। और टाटा ग्रुप खुद भी जो है 5,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगा। देखिए एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने में लगभग 15 से 20 बिलियन डॉलर की जो है इन्वेस्टमेंट होती है, और टेक्नोलॉजी इसमें बहुत ज़्यादा अपग्रेड होती है, तो हर 5-7-10 साल के ऊपर इतना ही अमाउंट और लगाना पड़ता है ताकि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकें। ये न्यूज़ क्यों इतनी जो है आजकल वाइड स्प्रेड हो रही है, उसके पीछे कारण है रणधीर ठाकुर, जो कि प्रेसिडेंट है इंटेल्स फाउंड्री डिवीजन, मतलब इंटेल की जो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके प्रेसिडेंट है। और वो जो है एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ज्वाइन हुए हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और इसके अलावा टाटा ग्रुप ने अभी राजा मैनिकम, जो कि बेसिकली एक्सपर्ट है ऑन बिल्डिंग आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, जो कि माना जाता है कि अगर आपको सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाना है तो उसके लिए सबसे क्रूशियल टेस्ट होता है, तो ये इसके एक्सपर्ट हैं इंडिया के अंदर। तो इन दोनों को हायर किया है, तो ये इसीलिए जो ये चर्चाएं हैं बहुत तेज हो रही है कि इंटेल के साथ मिलकर के जो है टाटा ग्रुप हिंदुस्तान के अंदर फर्स्ट प्रोडक्शन प्लांट लगा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि चलो अगर टाटा ने लगा भी दिया और कामयाब हो भी जाता है, ठीक है, तो आप इस चीज को समझिए कि इंडिया के अंदर जो डिमांड है वो सिर्फ 21 बिलियन डॉलर की, ऐसे एक्सपर्ट्स का कहना है। तो आप जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो सारा का सारा डोमेस्टिक मार्केट में कंज्यूम नहीं करवा सकते, आपको 80% ग्लोबल मार्केट में बेचना पड़ेगा, सिर्फ 20% डोमेस्टिक हो सकता है। क्यों हो सकता है सिर्फ 20%? उसका कारण यह है कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है, जो उनकी सप्लाई चेन्स बनी हुई हैं वर्ल्ड लेवल के ऊपर, क्या वो उसको ब्रेक करेंगी, पॉइंट नंबर 1। क्या वो गवर्नमेंट के प्रेशर में आएंगी कि नहीं इंडियन कंपनी से परचेज करो। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं कि अगर प्लांट लग भी जाता है तो क्या टाटा कंपनी अपना 100% प्रोडक्शन जो होगा वो इंडिया के अंदर सेल ऑफ कर पाएगी। बट मुझे लगता नहीं है कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन इतना मैटर करता है यहाँ पर। रीजन भी, अगर इंटेल के सपोर्ट से लगेगा तो इंटेल के पास खुद इतने कस्टमर्स हैं उसको लेने के लिए, क्योंकि ब्रांड को ये थोड़ा कि ठीक है टाटा ग्रुप उसे मैन्युफैक्चर कर रहा होगा, बट अल्टीमेटली देखा जाए तो बैकएंड में खड़ी हुई कंपनी कौन सी होगी, इंटेल, जिसके पास पूरा का पूरा वर्ल्ड वाइड बहुत जबरदस्त बेस है। तो ऐसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फिर भी हाँ, कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जिसको कंसिडर करना चाहिए। तो देखते हैं सेमीकंडक्टर क्या टाटा ग्रुप के हिस्से लगता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ आई वो आई पाम ऑयल स्कीम को लेके। देखिए हिंदुस्तान ना आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, ये ऐसी न्यूज़ को पढ़ के समझ में आता है। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमें एडवांस होना है, टेक्नोलॉजी एनेबल्ड होना है, नई नई इन्वेस्टमेंट्स आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हब होनी चाहिए, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स हैं या जो ऐसे देश के नेता हैं जो लिटरली काम करना चाहते हैं, वो रोज़ की छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर ही फंसे रहते हैं। अब देखिए पाम ऑयल जो कि एक एडिबल ऑयल है बेसिकली, अगर आप देखेंगे कुछ भी आप बिस्कुट वगैरह खाते हैं, लेज वगैरह जितने भी होते हैं, बेसिकली एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है प्रोडक्ट्स बनाने में। सेहत के लिए अच्छा नहीं होता बट फिर भी इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है।
अब पाम ऑयल के जो प्राइजेस है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गए हैं, और हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या है कि हम अपना 55 to 60% जो पाम ऑयल है वो इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ रेस्ट ही इंडिया में प्रोड्यूस कर पाते हैं, और उसकी डिमांड जो है डे बाई डे बढ़ती भी जा रही है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, 11,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम लेके आई है ताकि पाम ऑयल की प्रोडक्शन को बूस्टअप किया जा सके। अभी हमारा टारगेट ये है कि 2025-26 तक जो है हमें 1 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन पे जो है पाम ऑयल की प्रोडक्शन शुरू करनी है, और 2029-30 तक जो है बढ़कर 1.7 से 1.8 मिलियन हेक्टेयर हो जाना चाहिए, जो कि एट प्रेजेंट सिर्फ 0.34 मिलियन हेक्टेयर है। एक्चुअली पाम ऑयल को प्रोड्यूस करके उसके बाद उससे मैं कहूँ रेवेन्यू जनरेट करने में लगभग 5 से 6 साल का पीरियड होता है। इस वजह से फार्मर्स जो है जनरली उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, कम फार्मर्स उसके अंदर इंटरेस्ट लेते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ये एक सब्सिडी स्कीम लेके आई है, इतना अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा इस सेक्टर के अंदर, सो दैट जो है कहीं ना कहीं इस पाम ऑयल को जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया में बनता हुआ दिख रहा है, इसको जो है ओवरकम किया जा सके। मैं आपको यही बताना चाह रहा था, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स इतनी आती रहती हैं, इस पर मीटिंग्स करते रहो, ये प्रॉब्लम खत्म होगी दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो आप एडवांसमेंट की तरफ कब चाहेंगे, ये एक कहीं ना कहीं मैटर बन जाता है। यूएसए वगैरह में एक चीज़ अच्छी है कि भैया वहाँ पे थिंक टैंक अलग होते हैं जो कि बेसिकली इन सब चीज़ों पे ही काम करते हैं कि एडवांसमेंट पे कैसे जाना, और इंडिया को भी कुछ इस तरह के मॉडल की ज़रूरत है कहीं ना कहीं, जहाँ पर एक टीम ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रेजेंट इश्यूज़ को देखे, जो छोटे मोटे आते रहते हैं, दूसरी टीम ऐसी होनी चाहिए जिसका फोकस एडवांसमेंट की तरफ होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये जो सेमीकंडक्टर की इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज हिंदुस्तान के सामने खड़ी हुई है, शायद ये 2007 के अंदर ही सॉल्व हो जाती। तो न्यूज़ कैसी लगी पूरी की पूरी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिलेटेड टू बिजनेस न्यूज़। जय श्री श्याम।